वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो है मॉडर्न फिजिक्स। तो देखिए, जिस चैप्टर में हम एंटर होने जा रहे हैं ये एक फिजिक्स का मतलब एक नया दौर है। 1918 तक, यानी कि 19वीं सदी के आखिर तक जिसने राज किया तो वो थी क्लासिकल फिजिक्स। तो 19वीं सेंचुरी के एंड पर और 20वीं सदी के स्टार्ट पर जो नई फिजिक्स का आगाज हो उसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो इसने सारी दुनिया की एक रुख को भी बदल दिया, नजरिए को भी बदल दिया। तो आज हम उससे इम्पोर्टेंट फील्ड को स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। यही मॉडर्न फिजिक्स है जिसकी वजह से आप और मैं आज वहाँ अपने घर पे बैठ कर हम इलम की वो इलम से फैसियाब हो रहे हैं। तो ये सारी मॉडर्न फिजिक्स ही की बदौलत है। अभी इस पर रिसर्च दिन ब दिन हो वो कंटिन्यू है। साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो होती है रिसर्च। तो आज भी इस पर रिसर्च जारी है। तो चैप्टर के नाम है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो इसके बाद हमारे दो चैप्टर रह जाएंगे फिजिक्स के। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला एचआर के स्टार्ट करेंगे, हैलिडेयर एर्थनिक रेन। तो एचआर के जो मतलब टॉपिक्स हैं ये पीएससी को बिलोंग करती हैं। कुछ एफएससी के भी आप मतलब इसमें टच होगा, पीएससी का भी टच होगा। मतलब मिक्सचर आपको यहाँ पर एचआर के में मिलेगा, कुछ बेसिक्स भी आपको मिलेगी, कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और कुछ आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल भी मिलेगा। और इसके जो एमसीक्यू है वो बहुत ही मजे की होती हैं। अगर आप एचआर के की जो एमसीक्यू को आप सॉल्व कर लेती हैं, सॉल्व करने के काबिल हो जाती हैं, तो आप बहुत कुछ सीखने के काबिल हो जाती हैं। तो दो चैप्टर्स के बाद फिर हम एचआर के को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो एचआर के हमारा जो बीएससी वाला जो क्वेश्चन है ना वो काफी हद तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम एमएससी पे चले जाएंगे। एचआर के फौरन बाद हम एमएससी पे चले जाएंगे। निशान पे सवाल है। तो एमएससी में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर मैं आपको गारंटी देता हूँ और चैलेंज भी करता हूँ कि जिस तरह की एमएससी मैं आपको करवाऊंगा कोई भी एकेडमी आपको ये एमएससी नहीं करवाएगी। लोग एमएससी जो है ना वो अजीब तरीके से करवाती हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको एमएससी लेवल पर जब आप जाएंगे तो आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और जिन्होंने जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो शुरू से मेरे साथ चल रहे हैं और मुझे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला जब वो ये सेशन कंप्लीट करेंगे, ये बैच को कंप्लीट करेंगे, तो किसी भी टेस्ट में चाहे वो क्यास का हो जाए, कायदे आजम का हो जाए, एफिल का हो जाए, कोई कोई भी टेस्ट हो पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह ताला वो अच्छा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन वो मैंने आपसे पहले दिन यही बात की थी कि जो मैं आपको हदायत देता हूँ उसको ईमानदारी से फॉलो करनी है आपने, तो फिर आपने से जो मैंने वादा किया है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से फॉलो नहीं किया तो ज़ाहिर है जितना आपने फॉलो किया है उतना आपको फायदा होगा। सबसे पहला है कि इट्स आर रिलेटिव। तो इसका क्या मतलब है कि हर चीज रिलेटिव कैसे हो सकती है। कि बताएं हर चीज रिलेटिव कैसे है। मेरे ख्याल में इसका मतलब ये है कि जैसे टाइम, डिस्टेंस और मतलब लेंथ और टाइम और वेलोसिटी वगैरह, मतलब ये वेलोसिटी तो लाइट की वो है, कांस्टेंट है। लेकिन ये रिलेटिव है, मतलब कि आप कौन से, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा तो उसका मतलब है कि वो वैल्यू या वो फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज होगी, वो रिलेटिव होगी, डिपेंड्स ऑन द inertial frame of reference or non-inertial frame of reference, तो फ्रेम ऑफ and रेफरेंस also क्या an होता है। observer. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहती हैं।
सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जिस फ्रेम से हम देख रहे हैं, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? या मतलब आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एक्स वाई या ये इस तरह सिंपल जो वर्ड में बता रहे हैं, कंसेप्ट मतलब बता रहे, डेफिनेशन। सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके लिहाज से मेजरमेंट लेते हैं। हाँ जी, यानी कि जहाँ पर बैठकर आप ऑब्जर्वेशन कर रही हैं, किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर रही हैं। अब इवेंट वो लाइट का ऑन ऑफ, ये भी इवेंट है। आप बैठकर किसी चीज की इमोशन को ऑब्जर्व कर रही हैं, तो ये सारा, इसको आप बोलते हैं इवेंट बोलती हैं। तो वो जगह जहाँ पर आप बैठकर आप चीजों को या इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस जगह को आप क्या बोलती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब आप अपने रूम में बैठी हैं, रूम में बैठकर आप कीड़े की जो मोशन है, इंसेक्ट की, उस मोशन को आप ऑब्जर्व कर रही हैं, देख रही हैं। तो आपका जो रूम है उसको आप क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। गाड़ी में बैठकर आप बाइक की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो गाड़ी आपका क्या बन जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। अगर आप स्पेसशिप पे जाते हैं और वहां पर बैठकर आप जमीन की मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो जो आपका स्पेसशिप है वो क्या बन जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की टू टाइप्स होती हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये दो तरह की होती है। इसकी टू टाइप्स हैं, एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इन दोनों में क्या फर्क है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में? सर मेरे मुझे जहाँ तक पता है, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो मतलब इनर्शियल फ्रेम हम उसमें लेते हैं ना, और जो जर्नल होती है उसमें हम नॉन इनर्शियल भी ले लेते हैं। आज जो थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, यहाँ पर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को स्टडी करते हैं। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन आपका जीरो है। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है कि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती हैं तो तब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का दूसरा नाम क्या होता है? नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन एक्सीलरेटेड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसका हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये पहले आई थी, उसके बाद जो आइंस्टाइन उसने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की थी। तो जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, यहाँ से प्रेडिक्शन दी थी आइंस्टाइन ने कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन उस वक्त वो अपनी बात को श्योर नहीं करता, वो श्योर नहीं था और प्रूफ भी नहीं कर सका था ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस को। जो ब्लैक होल है इसको ऑब्जर्व करना कोई बालाजी का घर नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड, ये मतलब है इसको ऑब्जर्व करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से इसको मतलब बोला था कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। और जो ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई थी तो वो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही से हुई थी। तो रियलिटी मोशन आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग अब आप जिस दुनिया में आ गई हैं, यहाँ पर कोई चीज रेस्ट पे नहीं है, कोई चीज मूव नहीं कर रही, हर एक चीज के रिलेटिव है। जो चीज आपके रिस्पेक्ट से रेस्ट में है वो किसी और के रिस्पेक्ट से मोशन पे हो सकती है। तो यहाँ पर आप वर्ड यूज करती हैं, नथिंग इज एब्सोल्यूट। क्वार्टर फिजिक्स में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में यही फर्क है कि क्लासिकल फिजिक्स में आप चीज एब्सोल्यूट मोशन को स्टडी करती हैं, कि आप कहते हैं कि ये मोशन है तो है, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रही हैं? आप रियलिटी मोशन को आप स्टडी करती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। एक ही वक्त में आप रेस्ट पर भी हो सकती हैं और मोशन भी आप कर सकती हैं। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का जो फर्क है वो इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो अब जाहिर है कि जब आप इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है तो हर बंदा
बहुत सारे इसके पॉइंट्स आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लेकिन जो बेस्ट पॉइंट है वो आप इसको चूज करके अगर बताएंगे तो आपके इंप्रेशन इंटरव्यू में अच्छा जाएगा। दो तरह की फिजिक्स है, क्या 1890 से पहले की और दूसरी फिजिक्स है 1890 के बाद की। 1890 से पहले की फिजिक्स को हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और इसको आप क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स। ये न्यूटन लॉज को स्टडी करती है, और आप जानते हैं कि जो न्यूटन लॉज हैं वो डेली लाइफ के लिए एप्लीकेबल है और मैक्रोस्कोपिक लेवल के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पर लॉज ऑफ फिजिक्स दैट वर्क एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो यहाँ पर न्यूटन के लॉज फेल हो जाते हैं क्योंकि न्यूटन के लॉज मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स हमें क्या दिया, लॉज ऑफ मोशन दिया। लॉज ऑफ मोशन की इंपॉर्टेंस को बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मॉडर्न फिजिक्स आपको बहुत मजे की पढ़ाऊं, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। तो हम इसको एक नई अंदाज हम इसको लेके चलेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन की कोई इंपॉर्टेंस बता सकता है? सर हर चीज जो है वो, जैसे कि पहले आपने बात की, हर चीज जो है वो रिलेटिव मोशन में है। हम उसके बारे में कुछ नहीं, नहीं कह सकते कि ये वो तो परमानेंट क्लासिकल की है बात कर रहे परमानेंट हैं ना आप, वो कर रहा है। ये तो क्लासिकल की बात कर रहे हैं आप। जी सर इसमें जो है ना न्यूटन के जो 3 लॉज हैं सर, उसे हम बहुत सी जगह पे यूज कर सकते हैं सर। जैसे कि तो इसके ये जवाब देना कि आप मतलब इंटरव्यू में पूछा गया है कि लॉज ऑफ मोशन हाँ क्यों पढ़ती हैं। सर, सर इसकी एप्लीकेशन तो बहुत सारी हैं, जैसे ये ब्रेकिंग सिस्टम हमारे पास होगा या रॉकेट प्रोपल्शन एक्सेट्रा, तो जो आपने जेट समराइज इंजन हो करके गया बताना है। है, ये मतलब ऑटोमोबाइल्स में और रॉकेट्स एरोप्लेन आपने, एक्सेट्रा में सर। ये तो बात है ना, आपने चीजों को समराइज करना है। अगर कोई बंदा आपसे 3 घंटे की मूवी आप देखते हो तो वो पूछे तो आप 3 घंटे की मूवी तो नहीं ना सुनाते, आप उसको समराइज करके बताते हैं। अक्सा और सर आप अपारा एक्सक्यूज मी सर। की। सर मैं तो सिंपली बस ये कहूंगी कि लॉज ऑफ मोशन है वो हमें सिंपली ऑब्जेक्ट है, वो किस तरह कैसे मूव करता है। ये न्यूटन के लॉ ने हमें बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो मतलब इनर्शिया हो गया, फोर्स हो गई, इन सारी चीजों के बारे में न्यूटन ने ही हमें बताया। और हमारा सर ये देखिए, क्या डेली लाइफ के लिए एप्लीकेबल है न्यूटन का? तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। देखिए, न्यूटन के लॉ से हमने स्टडी किया कि कोई पार्टी किस तरह मूव करती है, नंबर 1। नंबर 2, हम उसकी मोशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि अगर एक पार्टी 10:20 पर यहाँ पर है तो 10:50 बाद न्यूटन के लॉज को फॉलो करती है वो पार्टी मुकम्मल तौर पर। तो हम ये भी बता सकते हैं कि 10:50 में वो पार्टी कहाँ पर होगी। यानी कि न्यूटन के लॉज ना सिर्फ हमें ये बताते हैं कि पार्टी मूव किस तरह करती है, तो हमें साथ ये भी बताती है कि पार्टी की प्रिडिक्शन, पार्टी के मोशन की प्रिडिक्शन के बारे में भी बताती है। और जैसे कि मैंने वर्ड यूज किया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स में आप एब्सोल्यूट बात करती हैं, तो अगर आप न्यूटन, एक पार्टी न्यूटन के लॉज को फॉलो कर रही है तो आप 100% आप बता उसको छोटी सा बता सकती हैं कि जी अभी यहाँ पर थी तो थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर हो जाएगी। आप उसकी डेस्टिनी को आप क्या कर सकती हैं, आप उसको आइडेंटिफाई आप उसको कर सकती हैं। 100% प्रेडिक्शन के साथ आप उसको बता सकती हैं। और यही तो फर्क है क्वांटम मैकेनिक्स में या मॉडर्न मैकेनिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में आप कोई भी चीज श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। मॉडर्न फिजिक्स में आप जो भी चीज बोलेंगे वहां पर प्रोबेबिलिटीज की बात करेंगे। जो भी बात आप थोड़ी सा वो मतलब जो भी आप बात करती हैं वो सारी है प्रोबेबिलिटीज पे बेस्ड है। अगर आप मोशन को बताती हैं तो वो भी प्रोबेबिलिटी ही बताएंगे कि उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर एब्सोल्यूट का जो वर्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट का वर्ड एग्जिस्ट करता है। क्लियर है?
फिर न्यूटन के लॉ ने हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, और हमने ये भी देखा कि जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो डिफरेंट है। न्यूटन के लॉ के मुताबिक जो हमारी ग्रेविटेशनल है वो फोर्स है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स नहीं है, बल्कि जो ग्रेविटी है वो क्या है, स्पेस टाइम में कितना रप्चर हुआ है, कितना उसमें हम आया है, कितना उसमें कर्व आया है, उसको हम बोलती हैं ग्रेविटी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक ग्रेविटी का कंसेप्ट और है, और मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक जो आइंस्टाइन ने पेश किया था उसके मुताबिक ग्रेविटी का कंसेप्ट डिफरेंट है। तो गैस लॉ जो आप पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स, वो भी किस में आती है, क्लासिकल मैकेनिक्स ही में आती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स ही की ब्रांच है, क्योंकि यहाँ पर हम सर्किट को एज अ होल हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स में हमें क्या दिया, माइकलसन मोरले फाइंडिंग्स। तो माइकलसन मोरले ने हमें क्या बताया था, माइकलसन मोरले का बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है। किसने बताया था कि जो ईथर है, सर ईथर के बारे में बताया था कि ईथर किस नहीं करता, ईथर पहले ये एग्जिस्ट समझा करता, जाता है कि और लाइट हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर इसने हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बताया। क्वांटम मैकेनिक्स में जब जाएंगे तो हम इसको डिटेल से डेप्थ में जाएंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्यों जरूरी है। अभी मैं आपको सिंपल बता दूं कि जिस तरह फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंस न्यूटन के लॉज की है क्लासिकल मैकेनिक्स में, वही इंपॉर्टेंस मॉडर्न फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि कितनी ज्यादा, हाँ जी माइकलसन इंटरफेरोमीटर यही है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम न्यूटन के लॉज को क्लासिकल मैकेनिक्स से निकाल देते हैं तो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स सर्वाइव या एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, तो इसको डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्यों बोलती है, आई ब्रॉय हाइपोथेसिस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिलाल सर नील बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल है, तो डी ब्रोगली ने ये हाइपोथेसिस का उसने ये फर्ज किया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, और वेव को यूज करके उसने वही रिजल्ट निकाला जो इलेक्ट्रॉन के लिए नील बोहर ने निकाला था कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए mvr = n/2π। तो वेव का आइडिया यूज करते हुए जिसने ये रिजल्ट फाइंड कर लिया था। हाइपोथेसिस क्यों बोलती है, कि पीछे ये स्टोरी है कि डी तो ब्रॉय उसने ने सर जी एक्सपेरिमेंट उस टाइम एक्सपेरिमेंटल प्रूव नहीं था, तो हाँ उन्होंने जी, सिर्फ एक मफरूजा ही पेश किया था। तो डी ब्रॉय अपनी बात को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया था, जस्ट उसने अपनी बात को कन्विंस किया था, और जो सामने उसके प्रोफेसर बैठे हुए थे वो उसकी बात को रिजेक्ट नहीं कर सके। उसके पास कोई ऐसा लॉजिक नहीं थी कि उसकी बात को रिजेक्ट कर सके। तो बाद में इसकी बात को प्रूव किया गया एक्सपेरिमेंट थी। फिर आगे बोर्ड आइडिया आ जाता है, हाइजेनबर्ग बोर्ड मॉडल, ये ना इसको आप बोलती है सेमी क्लासिकल। याद है इसने क्लासिकल रूल्स को भी यूज किया था, और आज इसने क्या किया था, मॉडर्न फिजिक्स के रूल्स को यूज करके, यानी कि दोनों का मिक्सचर ही है बोर्ड मॉडल। फिर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, प्लांक थ्योरी, स्पेशल थ्योरी वगैरह। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन आप इसको याद कर सकते हैं, अ सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव टू व्हिच मेजरमेंट्स आर द टेकन। तो ये एक अच्छी डेफिनेशन, इसको आप याद कर सकते हैं। इनर्शिया फ्रेम क्या होती है, अगर बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो इनर्शिया फ्रेम ही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है, यहाँ पर न्यूटन के लॉज वैलिड हैं। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ते हैं। और जो हमारी अर्थ है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही कंसीडर करती है। तो ये आप बता सकती हैं कि हमारी जो अर्थ है वो तो रोटेट करती है, तो जब भी कोई पार्टी रोटेट करती है
उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, यानी कि वो बॉडी आप ये आपने वर्ड भी सुना है, लाइन भी सुनी है कि जो सर्कुलर मोशन है या रोटेटरी मोशन है वो एक्सीलरेटेड मोशन है। यहाँ पे एक्सेलरेशन लाजमी प्रोड्यूस होगा, आप इसमें से एक्सेलरेशन को खत्म नहीं कर सकते। तो जमीन को आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे एडजस्ट करती हैं? सर इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो इसका इफेक्ट बहुत कम होगा। अगर हम इसको एज अ इनर्शियल फ्रेम भी कंसिडर कर लें तो मतलब कि इसके कैलकुलेशन पे इतना इफेक्ट नहीं आ रहा। तो इस वजह से फिर हम नॉन इनर्शियल के बजाय इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर सकते हैं। कौन पार्टिसिपेट करना चाहिए? ठीक है, बोला सर करें, बोलने से कुछ भी नहीं। अर्थ का जो ऑर्बिट है ना, बहुत बड़ा ऑर्बिट है। तो ऐसे लगता है कि जैसे अर्थ जो है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। हालांकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि सर्कुलर मोशन है ना, लेकिन वो जो ना पाथ इतना ज्यादा होने की वजह से ऐसे लगता है कि ये यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। तो हम इसको इनर्शियल फ्रेम में स्टडी कर सकते हैं। कि जो अर्थ का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है वो उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। यहाँ पर आप देख भी सकती हैं, आई थिंक 10⁻³ लिखा हुआ है। इस फार्मूले से आप इन दोनों को डिवाइड करें ना, तो आप इसको वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकती हैं। ठीक है, तो अर्थ का जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। तो ज़रा जब छोटा सा एक्सेलरेशन हो तो उसको हम इग्नोर कर सकती हैं। तो अगर हम बात करें स्ट्रिक्टली स्पीकिंग है तो फिर हमारी अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और अगर हम जनरल बात करें, अप्रोक्सीमेशन भी यूज करें, तो फिर हमारी जो अर्थ है वो हमारी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाती है। अब चूंकि इसका एक्सेलरेशन बहुत कम होता है, तो एक्सेलरेशन कम होने की वजह से हमें, चूंकि आप जानते हैं कि जो मेजरमेंट्स है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आसान है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफिकल्ट है। तो जाहिर है कि जब हम इसका एक्सेलरेशन थोड़ा सा है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। इन द सेम वे जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया था, जिसका भी एक्सेलरेशन बहुत कम होता है। तो इसकी वैल्यू आपको दोबारा याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप वैल्यू के साथ बात करेंगे ना कि सर इसकी एक्सेलरेशन की इतनी सी वैल्यू है, और फिजिक्स में जब वो आपके पास एडवांटेज होता है कि अगर कोई वैल्यू बहुत छोटी हो तो आप उसको इग्नोर कर सकती हैं, तो उसको इग्नोर करने से आपके रिजल्ट पे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए फिर हम अर्थ को एज ए इनर्शियल फ्रेम ही ट्रीट करते हैं ताकि हमारी जो मेजरमेंट है वो आसान हो जाए। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल में सिर्फ सर ये बॉडी मूव करती है। ठीक, वेलोसिटी की वैल्यू सर ये कैसे आई है? तो सर ये फार्मूला मुझे पूछ हुई, ये वैल्यू कैसे आई है? ये 2.9 का स्क्वायर यस की स्पीड है ना, अर्थ स्पीड से मूव कर रही है, उसका फिर हमने स्क्वायर लिया है, तो 2.9 का आपने स्क्वायर लेना है, और नीचे आ सर वो अर्थ फिर की जो स्पीड है वो, अर्थ की स्पीड कितनी है बोला? अब ये नंबर मुझे याद नहीं रहते, ये कोई कंसेप्ट तो है नहीं, तो उसको आप देख लीजिएगा, मैं भी यहाँ पर गलत हूँ। यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, यहाँ पे न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं करते, और यहाँ पर आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ती हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करती हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये डेट्स इंटरव्यू में पूछी गई है, ये 1905 में पेश हुई थी और ये 1916 में। तो डेट्स भी आपने इन दोनों की याद करें क्योंकि इंटरव्यू में डेट्स भी पूछी गई है। तो ये इनर्शियल में हम ट्रीट करती हैं और ये हमारा नॉन इनर्शियल में आ जाता है। यहाँ पर हम स्पीड ऑफ लाइट को स्टडी करती हैं, यहाँ पर हम ग्रेविटी को स्टडी करती हैं। जिस तरह स्पीड ऑफ लाइट हमें बताती है ना कि आपका जो टाइम है वो स्लो हो जाता है,
इसी तरह ग्रेविटी भी हमें बताते हैं कि जहाँ पर ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है वहां पर आपके जो टाइम है वो स्लो हो जाता है, डायलेट कर जाता है। यही वजह है कि ब्लैक होल जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है वहां का जो टाइम है वो बहुत बड़ा बन जाता है। लॉज ऑफ फिजिक्स आर रिलेटिव इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर E is equal to mc square है, mass energy are related to each other, स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है। ये उसने वो रूल पेश किया था। यहाँ पर ग्रेविटी कैन बेंड लाइट है, तो ग्रेविटी भी जो है वो बेंड कर सकती है। तो ये कैसे बेंड कर सकती है? लाइट पे तो चार्ज ही नहीं होता क्योंकि वो फोटोन से मिलकर बनी है, और फोटोन हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है दूसरा, वो न्यूट्रल होती हैं। तो उन पर ग्रेविटी फिर लाइट को कैसे बेंड कर सकती है? सर प्रोटॉन का जो रेस्ट मास तो जीरो होता है, लेकिन जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से कोई ना कोई लगता, जिसकी वजह से 50 से नहीं ना ग्रेविटी आता, 50 से नहीं आता क्या नहीं आता सर? चार्ज, प्रोटॉन चार्ज लग सकती है। देखिए अभी थोड़े से हमने 7वें पेज पर हैं, तो यही से हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। बहुत सब कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, और वही आप इंटरव्यू में वो बंदा पूछ देता है। तो देख लें कि किस तरह आपको प्रेपरेशन आपको करनी चाहिए। अगर जो स्टूडेंट इंटरव्यू को साथ वो माइंड में रख के प्रेपरेशन करता है ना, वो फायदे में रह जाता है। तो आइंस्टाइन के मुताबिक आप जानते हैं कि हमारी जो यूनिवर्स है वो स्पेस टाइम से मिलकर बनी है। आइंस्टाइन के मुताबिक हमारा जो स्पेस टाइम है वो एक फैब्रिक है, यहाँ पर आप क्या रखते हैं, एक मैथ को रख देती है। वो मैथ क्या करता है, वो इसमें वो बेड कर, वो मतलब इसको बेड कर देता है, हम डाल देता है। तो अगर ये लाइट का कोई सोर्स है, लाइट हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट पाथ में ही फॉलो करती है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर बेंड आ गया है, तो बेंड होने की वजह से जो लाइट है वो भी क्या हो जाती है, वो भी अपना वो मतलब है तो लाइट अपने हिसाब से स्ट्रेट पाथ पे जा रही, क्योंकि यहाँ से अगर आप यहाँ पे देखें तो लाइट का पाथ स्ट्रेट है, लेकिन चूंकि पाथ ही उसका मुड़ गया है, तो उस पाथ पे वो तो क्या कह रही है, वो ट्रेवल कर रही है। तो इस वजह से फिर हम कह सकते हैं कि लाइट क्या होती है, बेंड हो गई है। तो इसका आंसर आप इस तरह कर सकते हैं कि आइंस्टाइन के मुताबिक जो स्पेस टाइम है वो हमारी जो यूनिवर्स है वो स्पेस टाइम से मिलकर बनी है। स्पेस टाइम क्या है, एक फैब्रिक की तरह वो हमारी पूरी यूनिवर्स में फैला हुआ है। तो जब इसमें कोई मैसी पार्टी यहाँ पर आप उसमें रखती हैं, तो जिस तरह फैब्रिक में खम आ जाता है, इसी तरह ये जो फैब्रिक इसमें भी वो खम आ जाता है। तो यहाँ पर भी जस्ट जहाँ पर खम होगा तो वहां पर लाइट भी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। क्लियर है? क्योंकि लाइट ने तो ट्रेवल करना है ना पाथ पे, तो जिस तरह का पाथ होगा उस तरह लाइट भी क्या हो जाएगी, तो वो पाथ को उसके ऊपर वो मूव करना शुरू करेगी। इस तरह से जो लाइट है वो फिर क्या हो जाती है, वो भी बेंड हो जाती है। क्लियर है? यस सर, ये ये ग्रेविटेशनल सेंटर क्लॉक टिक्स स्लोली। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब ग्रेविटी जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती है वहां पर जो टाइम है वो डायलेट कर जाता है। यही बात अगर आप जमीन पे है ना, तो आपका टाइम जो है वो स्लो होगा। अगर आप हाइट पे चले जाते हैं क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम होती है, वहां पर आपका जो टाइम है वो फास्ट हो जाएगा। तो जमीन पे आप वो टाइम आपका स्लो है क्योंकि जमीन की ग्रेविटी है, लेकिन वो इतना स्लो है मतलब उसको हम वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन साइंटिफिकली हम इसको ये प्रूव है कि जमीन पे आपका टाइम स्लो है, और जब आप हाइट पे जाती हैं तो आपका टाइम फास्ट हो जाता है। ये उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें स्पेस और टाइम के बारे में बताती है, और ये हमें एनर्जी मैथ इक्विवेलेंस
ये मैं बताती है 1905 में ये पेश हुआ था। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप टाइम को भी स्टडी कर रही हैं, मैटर को स्टडी कर रही हैं, यानी कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर को स्टडी कर रही हैं, और स्पेस टाइम दोनों को स्टडी करते हैं। दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या बन जाती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बन जाती है। यानी कि ये स्पेस है, स्पेस और टाइम आपस में मिले तो क्या बन गया, स्पेस टाइम। और स्पेस टाइम किसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम भी आ जाता है। और यहाँ पर क्या है, ये आपकी एनर्जी है और ये आपका मैथ है, तो यानी कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर वो भी आप उसको स्टडी करती है दोनों को। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो इफेक्ट है उसमें टाइम डायलेक्शन है। प्रॉपर लेंथ क्या होती है? सर ये किसी ऑब्जेक्ट की जो है एक्चुअल लेंथ होती है, प्रॉपर लेंथ है, जो कि जब ऑब्जर्वर रेस्ट में होता है तो उसको मेजर करता है। अगर आप स्पेसशिप में बैठ कर आप लेंथ को मेजर कर रही हैं तो फिर तो सर वो फिर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हो जाएंगे, तो फिर तो वो उसकी प्रॉपर लेंथ नहीं होगी। स्पेसशिप में तो आपको पता ही नहीं होता कि लेंथ बड़ी है या कम हुई है या मैथ वो आपको कुछ भी नहीं पता चलता। देखिए बात ये होती है कि जब आपने मेजरमेंट करनी है ना, अगर ये आपकी स्पेसशिप है और इसके अंदर रॉड है और आप जमीन पे बैठ सकते हैं, टाइम वैसे भी खत्म होने वाला है। चलो ये फिर नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 5 मिनट तक दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है।